गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो इंडियन पीनल कोड की जो सीरीज़ थी उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट जैसे टॉपिक्स कवर करे थे। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के जो ऑफेंसेस हैं चैप्टर नंबर 17 के अंदर हैं। 17 का जो चैप्टर है प्रॉपर्टी और बॉडी के जो दो ऑफेंसेस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं। ये आपके मेंस के पेपर, प्री के पेपर, इंटरव्यू में हर जगह पूछे जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट देखो, सेक्शन 378 जो है आईपीसी का, वो बताता है थेफ्ट को कि थेफ्ट होती क्या है। इसके अंदर देखो क्या लिखा है, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। देखो मेरी इंटेंशन है डिसऑनेस्टली उठाने की। अब डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है अभी बताता हूं आपको आगे। डिसऑनेस्टली ना थोड़ी देर में बताता हूं। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट टेकिंग दैट पर्सन's कंसेंट। Now what he do with that intention? He just moves that property in order to such taking. उसे हम थेफ्ट कहते हैं। एक एक करके इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। द प्रॉपर्टी मस्ट बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है? मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है, जो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरियल नेचर की है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ एंड थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू व्हाट इज अटैच टू द अर्थ। देखो एग्जांपल, ये जो डेफिनेशन है ना, सेम डेफिनेशन हमारी टीपीए, जनरल प्रोसेस एक्ट, हर जगह देखने को मिलती है। वो डेफिनेशन किसकी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की है। मान लो ये है लैंड, लैंड के अंदर हो गया थिंग्स अटैच टू या थिंग्स रूटेड इन अर्थ, रूटेड इन अर्थ हो गया। अब थिंग्स अटैच टू व्हाट विच इज रूटेड टू अर्थ। जैसे एग्जांपल, हमने ये लैंड बनाया, लैंड के अंदर हमने खंबे डाले, खंबे के ऊपर हमने घर बना दिया, ठीक है। तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, लैंड भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया और घर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है? तो लैंड तो हो ही गया, जो लैंड के साथ जो अटैच में जो चीजें हैं, थिंग्स अटैच टू अर्थ है, वो भी हो गया। अब उन जो चीजें जो थिंग्स अटैच थी ना, इनके साथ जो परमानेंटली जो हमने अटैच कर रखा है, वो भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। अच्छा, अब एक और बात आती है कि अगर मान लो एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया कि ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक मैंगो ट्री गड़ा हुआ बिल्कुल। अब ए आता है, ए इस ग्राउंड से इस ट्री को काट के ले जाता है। ये ग्राउंड जेड का था, तो क्या अब ये चोरी होगी? क्योंकि जो पेड़ है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो तो थिंग्स अटैच टू अर्थ है, तो क्या ए चोरी के लिए लायबल होगा? देखो इसके लिए हमारे पास आती है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर एक्यूज्ड एबल है सिवियर करने के लिए उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड से, तो जो एक्ट ऑफ सिवियरेंस है वो थेफ्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, ए जो है वो कट करता है जेड के ग्राउंड पे ट्री विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट। अब जैसे ही उसने उस पेड़ को काटा, वो पेड़ मूव हो गया। जैसे ही वो मूव हो गया, उस सिवियरेंस को हम थेफ्ट कहेंगे। तो अगर एक बंदा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को उस लैंड से सिवियर कर सकता है, तो अगर उसने सिवियर कर दिया तो फिर वो मूवेबल बन जाएगा। जब वो मूवेबल बन जाएगा तो वो जैसे ही मूव होगा वैसे ही थेफ्ट मानी जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? देयर मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी का। चलिए आगे देखते हैं। द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द अदर पर्सन। देखो प्रॉपर्टी जो है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस डेलिक्टी, कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब होता है बॉडी ऑफ द ऑफेंस। जैसे एग्जांपल, थेफ्ट के लिए चोरी होना जरूरी है ना किसी प्रॉपर्टी का, मर्डर के लिए किसी की डेड बॉडी जरूरी है। तो जो चीज जरूरी है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसे कहते हैं हम कॉर्पस डेलिक्टी। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच इज द कॉर्पस डेलिक्टी ऑफ द थेफ्ट मस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग बी इन द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। जब मैं उठाने आया उस प्रॉपर्टी को, वो दूसरे बंदे के पोजेशन में थी। अब जैसे एग्जांपल,
ए जो है वो अपना कोट जो है वो दर्जी को देता है सिलवाने के लिए। अब कोट के अंदर ना पर्स भी होता है, मतलब फिटिंग विटिंग करवाने के लिए देता है, कोट के अंदर पर्स भी होता है। अब अगर वो दर्जी वो पर्स को उठा ले तो क्या आप थेफ्ट कहोगे? नहीं, वहां थेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि पोजेशन के में पहली सी उसके पास पड़ी है कोट, है ना, कोट तो पहली सी पड़ा उसकी पोजेशन में। तो यहां हम कहेंगे वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है, ना कि हमारा थेफ्ट है। तो थेफ्ट में क्या होता है कि जब एक्यूज उस चीज को उठाने आया उससे पहले वो या उस वक्त वो प्रॉपर्टी किसी और की पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है, समवंस अनदर पर्सन की पोजीशन में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छा, अब जो पोजीशन होती है ना वो डी फैक्टो भी हो सकती है और डी जोरे भी हो सकती है, ठीक है। डी फैक्टो जो होती है बाय द फैक्ट ऑफ, बाय द फैक्ट वो पोजीशन है। डी जोरे होती है बाय द लॉ वो पोजीशन है। तो डी जोरे जिसके पास पोजीशन होती है ना वो बंदा ओनर होता है। तो इस केस में जब डी फैक्टो है, डी फैक्टो में क्या होता है, सिंपल आपके पास कस्टडी होती है प्रॉपर्टी की। अब जरूरी नहीं है कि आप ओनर हो उस प्रॉपर्टी का, तो हैंस इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आपके पास पोजेशन थी प्रॉपर्टी की, आपकी पोजेशन से बिना आपके कंसेंट के कोई बंदा उस प्रॉपर्टी को उठा के ले गया, तो जो बंदा बिना कंसेंट से आपके उस प्रॉपर्टी को सिर्फ मूव भी कर दे उसे हम कहते हैं थेफ्ट। और वो क्यों, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन है डिसऑनेस्टली की, ठीक है। इसके ऊपर एग्जांपल देता हूं। जेड जो है वो जर्नी पे जा रहा है, जेड ने अपनी गोल्ड प्लेट जो है इंटरेस्ट कर दी है ए को, यानी कि सौंप दी है, ठीक है। अब ए जो है, ए कौन है, वेयर हाउस का कीपर है। अब कहता है कि जब तक जेड नहीं आता तब तक तुम प्लेट रख लो। अब ए क्या करता है, ए जो है उसको बाद में गोल्ड स्मिथ पे लेके चल जाता है। तो पोजेशन किसके पास थी, एक्यूज के पास थी पहले से ही। जब पहले से ही एक्यूज के पास पोजेशन है तो अगर ए मान लो वो पैसा प्लेट को बेच भी दे तो वो क्या चोरी होगी, वो चोरी नहीं होगी, वो होगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। हेयर द प्लेट वॉज नॉट इन जेड पोजेशन, इट वॉज इन एज पोजेशन, बिकॉज इट वॉज इन एज पोजेशन देयरफॉर ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्यों क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर जेड ने उसको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करी है। जिस भी बंदे को आप प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करते हो, अगर वो उस ट्रस्ट का ब्रीच करके क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कर देता है तो वहां पर हम क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन नहीं, हम लगाते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्या लगाते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब एग्जांपल, ए जो है, ए को एक रिंग मिलती है हाई रोड पे, ठीक है। अब हाई रोड पे तो किसी और की पोजीशन में तो है ही नहीं, वो किसी की पोजीशन में नहीं है। अब अगर वो बंदा उठा ले उसको, उस रिंग को उठा ले, तो क्या ए ने चोरी करी? नहीं, ए ने क्या करा, ए ने करा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। अच्छा, एक और बात आती है, पोजेशन बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। हाँ, आपने सेक्शन नंबर 27 पढ़ा होगा। देखो, इंग्लिश लॉ कहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों एक ही एंटिटी कंसीडर करे जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वाइफ इज लायबल इफ शी टेक्स अवे द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। देखो, सेक्शन 27 कहता है कि अगर प्रॉपर्टी वाइफ के पोजीशन में है, क्लर्क के पोजीशन में है, सर्वेंट के पोजीशन में है, तो हम मान के चलते हैं कि ये ओनर के पोजीशन में है। जैसे कि जो ओनर की प्रॉपर्टी है अगर वो वाइफ के पास पड़ी है तो वो वाइफ की नहीं हो गई, वो ओनर की ही है, ठीक है। तो अगर हम इलस्ट्रेशन ओ देखें, इलस्ट्रेशन ओ देखो, ए क्या है, ए हमारा पैरामोर है जेड्स वाइफ का, मतलब जेड की बीवी है, उसका आशिक है, उसका लवर बॉय कह लो आप, वो ए है। अब जो लड़की है, जो बीवी है जेड की, वो जेड की प्रॉपर्टी, जो जेड की एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वो बिना जेड की इजाजत से वो ए को दे देती है। अब यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो जेड की है, भले ही वो वाइफ के पोजीशन में है, लेकिन हम मान के चलते हैं वो जेड के पोजीशन में है, ठीक है। तो ए ने क्या करा, ए जानता था फैक्ट कि जो लड़की है, जो वाइफ है, वो एंटाइटल्ड नहीं है, उसको अथॉरिटी नहीं मिली है जेड से कि वो उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ए को दे दे। अब ए ने डिसऑनेस्टली वो प्रॉपर्टी ली उस लड़की से, तो यहां पर ए ने थेफ्ट कमिट करा और लड़की ने क्या कमिट करा, लड़की ने आप लगा लो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन करा। अगर लड़की को प्रॉपर्टी, जो वाइफ है, उसको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करी जाती, इंटरेस्टमेंट में दी जाती, तब जाकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता, लेकिन अभी उसके ऊपर क्या लगेगा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी पोजेशन में थी, उसने गलत इस्तेमाल करा, उसको अपने पैरामोर को दे दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना। देयर मस्ट बी आ डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ द एक्यूज टू टेक द प्रॉपर्टी। देखो, डिसऑनेस्टली जो शब्द है वो हमारा सेक्शन नंबर 24 में डिफाइंड है, यानी कि क्या कहता है ये,
अगर आप कोई भी काम करते हो किस इंटेंशन से, ताकि उस एक्ट की वजह से किसी भी बंदे को रॉन्गफुल लॉस हो, या किसी भी बंदे को और लिखा हुआ है, किसी भी बंदे को रॉन्गफुल गेन हो, तो उसका काम कहते हैं हम डिसऑनेस्टली। तो अगर मान लो एग्जांपल, एक ए ने प्रॉपर्टी जो है डिसऑनेस्टली बी से उठाई। अब भले ही ए को रॉन्गफुल गेन हो या ना हो, बी को तो रॉन्गफुल लॉस हो गया ना। जब बी को रॉन्गफुल लॉस हो गया है तो उसको हम डिसऑनेस्टली मानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो बंदा ले रहा है प्रॉपर्टी को, जो चोरी कर रहा है, उसको कोई प्रॉफिट मिले। तो रॉन्गफुल गेन होए या ना होए, रॉन्गफुल लॉस तो हो गया ना सामने वाले बंदे को, जो कि लीगली एंटाइटेड था प्रॉपर्टी के लिए। बी यहां पर पोजेशन लेने के लिए लीगली एंटाइटेड था। आपने क्या करा, उसकी प्रॉपर्टी उसके बिना कंसेंट के उठा ली, तो उसको तो रॉन्गफुल लॉस हो गया ना। जब रॉन्गफुल लॉस उसको हो गया है तो वो थेफ्ट मानी जाएगी। तो क्योंकि आपकी डिसऑनेस्टली इंटेंशन थी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन में आपका केस फॉल कर रहा था। तो डिसऑनेस्टली क्या हुआ, एक ऐसा एक्ट, ऐसा कुछ करना जिससे सामने वाले बंदे को रॉन्गफुल लॉस हो, या किसी और को या आपको किसी को भी रॉन्गफुल गेन हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बताना, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज। ए को एक रिंग मिलती है जो कि जेड के घर में उसकी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब रिंग जो है वो जेड की पोजीशन में है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अगर आपके आगे अगर कोई आपकी कोई चीज आपके कंट्रोल के अंदर है, वो आपके एक्सक्लूसिव कंट्रोल के अंदर है, तो उसे कहते हैं आपकी पोजीशन में है वो। देखो पोजीशन के ना दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है कॉर्पस, ठीक है, कॉर्पस, और दूसरा होता है एनिमस। ठीक है, कॉर्पस क्या होता है कि आपके पास उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। एनिमस क्या होता है, आपकी मेंटल कंडीशन ये है, मेंटल आप इंटेंशन ये है कि आप उस प्रॉपर्टी का क्या कहते हैं, आप उस प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव कंट्रोल चाहते हो। आप नहीं चाहते कि ये प्रॉपर्टी कहीं और शेयर की जाए। अब जेड का घर है, जेड के टेबल पड़ी है, जेड नहीं चाहता कि ए उठा के लेकर जाए, लेकिन ए जो है बिना जेड के कंसेंट के वो प्रॉपर्टी उठा के लेके जाता है जो कि जेड के पोजीशन में थी। तो ए ने क्या करा, ए ने जेड को रॉन्गफुल लॉस करा। जब रॉन्गफुल लॉस करा तो इससे पता लगा कि ए की जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। ए ने डिसऑनेस्टली रिमूव करा, इसीलिए ए ने थेफ्ट कमिट करा है, भले ही ए को प्रॉफिट होए या ना होए। ठीक है, अगर ए को प्रॉफिट हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि जेड को तो रॉन्गफुल लॉस हो गया। ओके, चलो अब दूसरी बात करते हैं। अब ए ने गुड फेथ में मानते हुए कि ये प्रॉपर्टी जेड की है, उसको लगा कि ए की प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल, उसको लगा कि अरे ये रिंग तो मेरी है, ये अम्ब्रेला तो मेरा था, उसको लगा कि अपना उसका खुद का है, तो उसने गुड फेथ में उठा ली प्रॉपर्टी। ठीक है, जेड की पोजीशन से, यहाँ जेड है सॉरी, यहाँ जेड की पोजीशन से उठा ली। अब क्या ए ने कोई डिसऑनेस्ट काम करा? नहीं। क्या उसकी इंटेंशन थी रॉन्गफुल लॉस करने की? नहीं। क्या उसकी इंटेंशन थी रॉन्गफुल गेन करने की? नहीं। तो इसीलिए उसने थेफ्ट कमिट नहीं करा। ठीक है, अच्छा अब आता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो अब आप उठाते हो, जो टेक करते हो प्रॉपर्टी को, जो आप टेकिंग करते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो टेकिंग जो है वो परमानेंट कैरेक्टर की होए या ना हो। देखो, ए ने आर्टिकल उठाया जेड की पोजीशन से। ठीक है, ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड कंसेंट विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट अंटिल ही ऑब्टेन्स मनी, कि जब तक मुझे सरकार जो मेरा मालिक है वो मुझे पैसा नहीं देगा। जैसे एग्जांपल मान लो जेड ने रिवॉर्ड रखा कि भैया जो भी मेरी प्रॉपर्टी ढूंढ के लाएगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। तो ए की इंटेंशन क्या थी कि मैं ना प्रॉपर्टी उठा लेता हूँ, फिर मालिक जी है, मालिक क्या करेंगे, इनाम रखेंगे, तो इनाम की कीमत मैं ले लूंगा। तो उसने टेम्परेरी पर्पज के लिए रखी प्रॉपर्टी। तो जब बेशक टेम्परेरी पर्पज के लिए रखी, उसने डिसऑनेस्टली तो उठाई ना, रॉन्गफुल गेन लेने के चक्कर में, या रॉन्गफुल लॉस तो उसने करा ना, तो यहां पर उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस आता है, मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे लाल भार्गव का केस है ये, प्यारे लाल भार्गव का केस है ये। इसमें क्या हुआ था कि एक बंदा जो है ना वो डिसऑनेस्टली ना कुछ गवर्नमेंट के कुछ कागज उठा लाता है। ठीक है, कि कुछ पर्पस के लिए उसको काम होता है, और फिर जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है, वो उसको वापस रख देता है। तो यहां पर आप बताओ कि उसने मूव तो करा ना प्रॉपर्टी, टेम्परेरीली तो मूव करा ना उसने प्रॉपर्टी, तो उसका यहां पर थेफ्ट के लिए वो लायबल होगा। ठीक है, इसका पूरा साइटेशन में याद नहीं आ रहा, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अच्छा चलिए आगे आता है, द एक्यूज मस्ट हैव टेकन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट।
अब टेकिंग प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होल्डर इज एन असेंशियल कंडीशन ऑफ थेफ्ट। मेरे बिना कंसेंट के प्रॉपर्टी लेके जाओ तभी थेफ्ट मानी जाएगी। अगर मेरा कंसेंट एक्सप्रेसली गिवन है या इम्प्लाइडली गिवन है तो फिर वो थेफ्ट लायबल नहीं होगा, थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा। हाउएवर इफ द प्रॉपर्टी ओनली टेकन विदाउट कंसेंट, और तो और अगर विदाउट कंसेंट चलो मान लो ले लिया, विदाउट कंसेंट तो ले लिया, लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन से नहीं लिया, अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन से नहीं लिया तो भी थेफ्ट नहीं होगा। तो सारे के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने जरूरी है। जैसे एग्जांपल, ए ने अपनी वॉच जो है ज्वेलर को ठीक करवाने के लिए दी, ठीक है, सोने की वॉच थी, ठीक करवाने की दी, तो जेड जो है उसको शॉप पे ले गया। अब ए नॉट ओइंग टू द ज्वेलर एनी डेट फॉर विच द ज्वेलर माइट लॉफुली डिटेन द वॉच एज अ सिक्योरिटी। अब ए क्या करता है, ए ने सारे पैसे पहले एडवांस दे रखे थे। अब क्या करता है, जेड को जब वो शॉप पे जाता है देखता है जेड तो है नहीं, घड़ी मेरी यहीं पड़ी है, तो वो घड़ी उठा के निकल जाता है। अब यहाँ पे उसने जेड का कंसेंट नहीं लिया, भले ही जेड का कंसेंट नहीं लिया, बट ए ने कोई डिसऑनेस्ट काम नहीं करा, ए ने रॉन्गफुल लॉस नहीं करा जेड को, तो इसीलिए यहाँ पर ए जो है लायबल नहीं होगा थेफ्ट के लिए। हाँ बेशक ए जो है क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन वो थेफ्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन अगर मान लो दूसरा केस देखो, अगर ए ने अपनी वॉच जो है पॉन करी थी, गिरवी रखी थी जेड को, और वो जेड की पोजीशन से लेकर चला गया बिना जेड को वो पैसे दिए हुए जो उसने उधार लिए थे जेड से, तो यहां पर ए ने क्या करा, ए ने अपनी ही प्रॉपर्टी की चोरी कर ली। यहां पे क्वेश्चन आएगा आपको, बताओ क्या आपके पास कोई एग्जांपल है जहां पे आप ये कह सकते हो कि क्या एक्यूज अपनी ही प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है? तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ए ने पहले जेड को उसके पैसे देने हैं, जब जाकर वो प्रॉपर्टी के लिए हकदार बन सकता है। अब ए ने क्या करा, बिना जेड के कंसेंट के वो प्रॉपर्टी उठा ली, वो वॉच उठा ली और पैसा भी नहीं दिया जेड को, तो यहां पर ए की डिसऑनेस्ट इंटेंशन दिखती है, इसीलिए ए को हम थेफ्ट के लिए लायबल ठहरा रहे हैं। ठीक है, दो द वॉच इज हिज ओन प्रॉपर्टी इन एज मच एज ही टेक्स इट डिसऑनेस्टली, क्योंकि उसने डिसऑनेस्टली उठाया है, जब भी ए लायबल है। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपना एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 5, जो कंसेंट है। हम एक्सप्लेनेशन नंबर 5 जब आप देखते हो तो वहां पर लिखा हुआ है कि द कंसेंट मे बी इधर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइडली ऑब्टेन्ड और बाय एनी अदर पर्सन हु हैव अथॉरिटी टू गिव। अगर मैंने आपको इम्प्लाइड कंसेंट दिया है, जब मेरा एजेंट जिसको मैंने अथॉरिटी दे रखी है कंसेंट देने के लिए, उसने आपको एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दिया है, तो जब आपके पास कंसेंट है ही, जब कंसेंट है तो फिर वो थेफ्ट नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल, ए जो है फ्रेंडली टर्म्स के ऊपर जेड की लाइब्रेरी में जाके बिना जेड के एब्सेंस में वो बुक उठा लाता है, और उसका मेन पर्पस क्या होता है, रीड करने के बाद वापस रख देगा। तो यहां पर ए मानता है, ए बिलीव करता है कि उसको इम्प्लाइड कंसेंट मिला हुआ है, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। जब इम्प्लाइड कंसेंट मिला हुआ है तो इसीलिए इस इंप्रेशन के अंदर अगर ए ने वो एक्ट करा था तो ए थेफ्ट के लिए लायबल नहीं था। लेकिन अगर ए के पास कोई कंसेंट नहीं होता और वो सिर्फ पढ़ने के लिए भी लेके जाता तो भी वो थेफ्ट के लिए लायबल होता, क्योंकि उसने टेम्परेरी टेक कर ली है प्रॉपर्टी, इसीलिए लायबल होता। ठीक है, बट वो भी है। फिर हम देखते हैं कि डिसऑनेस्टली करी है या नहीं करी है। मान लो कि आप लाइब्रेरी में गए हो, और लाइब्रेरी में गए हो तो क्या करा आपने, आपके पास ना लाइब्रेरी का कार्ड वगैरह नहीं है, और क्या कहते हैं, बिना कार्ड के आप बुक्स उठा नहीं सकते, तो आपने क्या करा कि ना पढ़ने के लिए आप घर ले गए बिना पूछे लाइब्रेरियन से, तो वो क्या होगा, वो थेफ्ट होगा, ना कि क्या कहते हैं गुड फेथ माना जाएगा। ठीक है, यहां पर वो थेफ्ट होगा क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी मूव कर दी है बिना लाइब्रेरियन के पूछे, बिना उसके कंसेंट लिए, और वो प्रॉपर्टी आप टेम्परेरी निकाल के ले गए हो ना, तो इसलिए वो आप लायबल हो गए। आपने रॉन्गफुल लॉस तो करा ना आपने उसको। चलो अब बात करते हैं, मूवमेंट द प्रॉपर्टी इज रिमूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इट अमाउंट्स टू थेफ्ट। देखो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहती है कि 3 मोड होते हैं प्रॉपर्टी को मूव करने के लिए। एक तो पूरा एक्चुअल मूव कर लो, या उसको सेपरेट कर दो जिसके साथ वो लगी हुई है। जैसे एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ एक चीज लगी हुई है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हो तो ये अपना मूव करना शुरू कर देगा। जैसे एग्जांपल, एक बैलगाड़ी है, वो बैलगाड़ी का पहिया जो है ना, उसको हमने ईंट से रोक रखा है, अब ईंट हटा दी, बैलगाड़ी मूव होने लग गई। तो ऐसे भी आप मूव कर सकते हो, या बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, तो बाय सेपरेट कर सकते हो उसको किसी चीज के साथ, या फिर जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं उसको रिमूव करके आप क्या कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को, उस प्रॉपर्टी को मूव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन अ टेबल इन जेड हाउस,
not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection. A hides the ring in place where it is highly improbable that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. देखो यहाँ पे क्या करता है, जैसे एग्जांपल एक काम वाली बाई है आपकी, वो डर जाती है ना कि मेरी रिंग कहाँ गई, रिंग कहाँ गई, तो ना वो ऐसी जगह छुपा देती है ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो भी ऐसे बोलती है अरे कहाँ गई रिंग, अरे दिखी नहीं रही, दिखी नहीं रही। तो वो सोचती है कि जैसे ही मामला ठंडा होगा, मामला शांत होगा, मैं दोबारा से आऊँगी और दोबारा से इसको रिंग लेकर चली जाऊँगी। अगर मैं पकड़ी गई तो बोल दूँगी अरे ये पड़ी ना रिंग, ये कोने में पड़ी रिंग, वो कोने में पड़ी रिंग। तो ऐसे भी अगर आपने मूव भी कर दी है ना प्रॉपर्टी, उस ओरिजिनल पोजीशन से उसको रिमूव कर दिया है, तो भी वो थेफ्ट माना जाएगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कहती है कि आप एनिमल्स को मोशन में लाकर उनको इंड्यूस करके उनको मूव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, ए जो है अपनी क्या कहते हैं पॉकेट के अंदर कुत्ते की हड्डी डालता है, जिससे वो इंड्यूस करता है जेड को, जेड के कुत्ते को, कि उसका पीछा करे। जैसे वो पीछा करेगा, उसको कुत्ते को किडनैप करके उसको ले जाएगा वो। तो यहाँ पर वो काम क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली कर रहा है। द मूवमेंट जब जेड जो है, जो जेड का कुत्ता जो है वो मूव करेगा, तो वो थेफ्ट माना जाएगा। ऐसी बुलक का मान लो एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के ऊपर जो है खजाना छिपा हुआ है, खजाना पड़ा हुआ है। जैसे ही बैलगाड़ी मूव करेगी, खजाना भी मूव करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वो थेफ्ट माना जाएगा एट द टाइम एज सून एज द बुलक बिगिंस टू मूव। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक थेफ्ट का। चलिए इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। हूएवर कमिट्स थेफ्ट, तो पनिशमेंट कितनी होगी उसकी, 3 साल तक की पनिशमेंट है, या तो फाइन है या तो दोनों है। अब आगे का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लार्सनी और थेफ्ट में क्या फ़र्क होता है, और थेफ्ट के एग्रेवेटेड फॉर्म्स क्या होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ थेफ्ट। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।